Hello guys and welcome to Commerce Kaksha. In this video we are going to discuss different sources of finance. So this video is going to be relevant for BCom and MCom students. Let's start. तो सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मतलब क्या है? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस का मतलब वो सारे स्रोत, वो सारे जरिए, वो सारे मीडियम्स जहाँ से आप पैसे रेस करते हो, ठीक है? फाइनेंस रेस करने के मीडियम्स, ठीक है? मीडियम्स टू रेस फाइनेंस। तो आपके जो फाइनेंस के सोर्सेस हैं वो लॉन्ग टर्म सोर्सेस हो सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म सोर्सेज का मतलब कि यहाँ से आपने पैसे उठाए और आपने रीपे करना है इन मोर देन मोर देन 1 ईयर। आपको 1 साल से ज़्यादा का समय मिल जाता है आपको पैसे रिटर्न करने का। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज में क्या होता है? शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आपको रिटर्न करना होता है, रीपे करना होता है विद इन अ ईयर। 1 साल के अंदर अंदर आपको पैसे रिटर्न करने होते हैं। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में आपके आते हैं डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, टर्म लोन्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, लीज फाइनेंसिंग। और शॉर्ट टर्म सोर्सेज में आपके ट्रेड क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन्स, एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, फैक्टरिंग सर्विसेज, बिल डिस्काउंटिंग, पब्लिक डिपॉजिट्स और कॉमर्शियल पेपर्स। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दीज। सबसे पहले आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में आपका है डिबेंचर्स, ठीक है। डिबेंचर्स किसको कहते हैं? डिबेंचर एक तरह का लोन है जो कंपनी पब्लिक को इशू करती है, ठीक है। ये क्या है? ये एक तरह का लोन है जो कंपनी पब्लिक से उठाती है पैसा। अगर लोन लेना होता तो लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती, बट डिबेंचर के केस में डिबेंचर जो है वो पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं। एक तरह की सिक्योरिटी है, डेट सिक्योरिटी यानी उधार वाली। इसके जो होल्डर्स होंगे, डिबेंचर होल्डर्स होंगे, वो कहलाएंगे क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो डिबेंचर इज द एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट the organization has taken from the public at large. Debentures are a debt instrument used by companies and government to issue the loan, and the loan is issued to sorry यहाँ पर buy होगा, the loan is issued by corporates based on their reputation at a fixed rate of interest. तो जैसे लोन पर आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसी तरह कंपनी डिबेंचर्स पर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करती है अपने डिबेंचर होल्डर्स को, ठीक है। और जो कंपनी इशू करती है उसकी रेप्यूटेशन के ऊपर डिपेंड करेगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कंपनी की रेप्यूटेशन अच्छी है तो वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगी, लो इंटरेस्ट पे करेगी अपने डिबेंचर होल्डर्स को। और अगर रेप्यूटेशन ख़राब है कंपनी की तो उस केस में हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, ताकि डिबेंचर होल्डर्स जो है ज़्यादा ज़्यादा ख़रीदें। अट्रैक्ट करने के लिए उनको आपको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये होता है आपका डिबेंचर। देन आता है इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आपके जो होते हैं वो रियल ओनरशिप सिक्योरिटी होती है। ये ओनरशिप सिक्योरिटी का मतलब इसके जो आपके इन्वेस्टर होंगे यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होंगे वो आपके ओनर होंगे, ठीक है। इसको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोलते हैं। और ये ओनर का मतलब रियल ओनरशिप रहेगी। रियल ओनरशिप का मतलब आपकी जो मैनेजमेंट है कंपनी की उस पर डायरेक्ट कंट्रोल होगा। जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली इक्विटी शेयर होल्डर्स में से ही आते हैं, है ना। यानी कंपनी को कंट्रोल करते हैं, कंपनी को जो है सारे डिसीजंस, सारा मैनेजमेंट का काम इक्विटी शेयर होल्डर्स ही करते हैं, ठीक है। तो इक्विटी शेयर्स आर द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ अ फर्म। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट इंजॉय प्रेफरेंशियल राइट्स। अच्छा, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स में कुछ प्रेफरेंसेस मिलते हैं जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं मिलते हैं। कौन से प्रेफरेंस? किस तरह के प्रेफरेंस? प्रेफरेंशियल राइट्स विथ रिगार्ड टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड। यानी आपने जो पैसा लगाया, इक्विटी शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया वो प्रिंसिपल अमाउंट और वो डिविडेंड का डिविडेंड जो उस पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ उस पे जो आपको रिटर्न मिल रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट के रिगार्डिंग कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं होती। प्रेफरेंशियल राइट्स का मतलब सबसे पहले इनको डिविडेंड नहीं मिलता, ठीक है। प्रॉफिट में से सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिया जाएगा, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। और जो कैपिटल का रीपेमेंट है यानी
वापस करना, जो प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो भी बाद में होता है। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो इनके पास प्रेफरेंशियल राइट्स तो नहीं होती, बट इनके पास राइट टू कंट्रोल होता है, ठीक है, बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट होता है। सो दे आर इंटाइटल्ड टू रेसिडुअल इनकम ऑफ द कंपनी, मतलब बचा कुचा इनकम जो होता है, यानी सबसे पहले इंटरेस्ट दे दिया जाएगा डेट पर, फिर प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड दे दिया जाएगा, फिर जो बचेगा लास्ट में रेसिड्यू जो बचेगा उसमें से इनको मिलेगा, ठीक है। बट दे इंजॉय द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। रेसिडुअल इनकम के लिए एंटाइटल्ड तो होते हैं, बट इनका जो है कंट्रोल करने का अधिकार होता है, ठीक है, बिजनेस को। देन आपके प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब these are the shares which are preferred, ठीक है, ओवर कॉमन और इक्विटी शेयर्स। किस प्राथमिकता दी जाती है जिनको, किस रिगार्ड में प्राथमिकता दी जाती है? इन पेमेंट ऑफ सरप्लस और डिविडेंड, दैट इज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द फर्स्ट टू गेट डिविडेंड्स, यानी सबसे पहले इनको डिविडेंड्स मिलता है अगर प्रॉफिट्स होती है कंपनी को। इन केस द कंपनी अर्न्स प्रॉफिट्स, इट हैज़ टू गिव डिविडेंड्स फर्स्ट टू द प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है, और वो भी फिक्स्ड रेट पर, ठीक है, फिक्स्ड रेट पर इनको जो है वो डिविडेंड मिलता है। और जो रीपेमेंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया था प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने, वो रीपेमेंट भी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स का ही होगा। तो ये प्रेफरेंशियल राइट्स इनके पास होती है। बट एक ड्रॉबैक है कि प्रेफरेंस तो मिल जाता है आपके डिविडेंड पेमेंट पे और कैपिटल रीपेमेंट में, बट इनके पास जो है वोटिंग राइट्स नहीं होती है, बिजनेस को कंट्रोल करने का राइट कोई भी नहीं होता इनके पास, ठीक है। सो ये इनका ड्रॉबैक है। देन आपका आता है टर्म लोन्स। टर्म लोन्स क्या होते हैं? टर्म लोन्स आर जनरली ग्रांटेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, ठीक है, बट अ मैक्सिमम अप टू 10 ईयर्स। ये वो लोन होते हैं जो आपके मोर देन 1 ईयर से लेकर के आप 10 ईयर्स तक जिनको आप पे कर सकते हो, ठीक है। रीपेमेंट का टाइम इनका क्या होगा? मोर देन 1 ईयर्स टू 10 ईयर्स। और these are made repayable in fixed installments at fixed periodical intervals, यानी फिक्स्ड इंटरवल्स के में आपको रीपे करना होता है, वापस करना होता है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स होती है। जैसे आप ईएमआई पे करते हो ना, उसी तरह फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स में आप टर्म लोन्स को रीपे करते हो, ठीक है। देन आता है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है? जो आपके प्रॉफिट्स होते हैं ना, जो आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स होते हैं, यानी वो प्रॉफिट्स जो आपको शेयर होल्डर्स को देना होगा बाय वे ऑफ डिविडेंड्स, इनमें से कुछ पार्ट आप होल्ड करके रख लेते हो, वही आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है। और जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो बाय वे ऑफ डिविडेंड्स टू शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो आपकी कंपनी होल्ड करके रख रही है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रही है शेयर होल्डर्स को, वो होता है आपका रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। सो इसको पढ़ते हैं एक बार। रिटेन्ड अर्निंग्स आर दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स विच आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बट आर रिटेन्ड फॉर री इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी, ठीक है। बिजनेस के अंदर ही आपको फिर से इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, अगर आपके पास कुछ ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो, कुछ नई एक्सपैंड करने की अपॉर्चुनिटी हो बिजनेस के पास, और वो जो है अपने प्रॉफिट्स को पूरा का पूरा डिविडेंड्स के तौर पर डिस्ट्रीब्यूट ना करे, बल्कि कुछ पार्ट रख ले, तो वो रिटेन किया हुआ पार्ट ही रिटेन्ड अर्निंग्स कहलाता है, ठीक है। और ये जो रिटेन्ड अर्निंग है वो किस किस जगह पर आप यूज़ कर सकते हो? सो these profits can be used for meeting working capital requirements। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस, ठीक है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज किया, वेजेस पे किया, तो कुछ वर्किंग एक्सपेंसेस हो गए, मशीनरी के रनिंग एक्सपेंसेस हो गए, तो वो सारे एक्सपेंसेस, डे टू डे एक्सपेंसेस आपके मीट आउट कर सकते हो आप रिटेन्ड अर्निंग्स के थ्रू, ठीक है। या फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स खरीद सकते हो अपने रिटेन्ड अर्निंग से। और इवन पेइंग ऑफ एनी डेट, कोई उधार लिया हुआ है आपने और आपने पे नहीं किया हुआ, आपके ऊपर बर्डन पड़ा हुआ है उस चीज़ का, तो आपके पास पैसे नहीं है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ही आप रिटेन करोगे ना अपने उधार को चुकाने के लिए। तो
डेट को पे ऑफ करने के लिए भी हम रिटेन्ड अर्निंग्स का यूज़ करते हैं। देन आपका लास्ट है लीज फाइनेंसिंग। ठीक है, लीज फाइनेंसिंग इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। लीज फाइनेंसिंग जो है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं है, मतलब आपका डायरेक्ट इसमें पैसा तो नहीं मिलता आपको, बट पैसे से, उस पैसे से जो आप खरीद सकते, कुछ गुड्स खरीद सकते, कुछ कैपिटल गुड्स खरीद सकते, तो वो कैपिटल गुड्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, और आप तुरंत का तुरंत पैसे नहीं देते हो, बल्कि मतलब आपका जो ह्यूज सम होता है उस कैपिटल गुड्स का, वो आप एक बार में नहीं पे करते हो, बल्कि आप उसका रेंट पे करते हो। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं। लीज कैन बी डिफाइंड एज अ राइट टू यूज एन इक्विपमेंट और कैपिटल गुड्स, ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ पीरियोडिकल अमाउंट। इसमें क्या होती है, एक हम राइट दे देते हैं, राइट टू यूज एन असेट। इसमें एक असेट ओनर होगा, एक असेट का मालिक होगा, जो कि कंपनी को उसको यूज करने की राइट, उसको यूज करने का अधिकार दे देगा। किसके बदले? इन ऑन पेमेंट ऑफ पीरियोडिकल अमाउंट, कुछ रेंट के बदले। ठीक है, फिक्स टाइम पीरियड के बाद आपको रेगुलरली कुछ रेंट पे करना होगा कंपनी को उसको यूज करने के लिए। दस इट एक्ट्स एज अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ह्यूज कैपिटल आउटलेज आर सब्सटीट्यूटेड बाय पीरियोडिकल रेंटल पेमेंट्स। ठीक है, कोई बहुत बड़ा सम है, मान लीजिए एक कंपनी को, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी को मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसको प्रोडक्शन करने के लिए एक मशीनरी चाहिए, और उस मशीनरी की कॉस्ट है अराउंड 2 lakhs। ठीक है, तो पैसे तो है नहीं, और इतना बड़ा सम इसको लगाना है, और एक मिस्टर ए हैं जिनके पास ये मशीनरी, मान लीजिए ये मशीनरी ऑलरेडी है 2 लाख की। ठीक है, तो मिस्टर ए क्या करेंगे, मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड को अपनी मशीनरी दे देंगे और बोलेंगे कि तुम 2 लाख इकट्ठे हमें मत दो, बल्कि हर साल हमें रेंट पे कर दो 10,000 का। जब तक यूज करो हमें 10,000 का हर साल रेंट पे करते रहो। ठीक है, तो उस 10 साल या फिर जितने साल के लिए भी ये दे रहे हैं मिस्टर ए एबीसी लिमिटेड को ये मशीन, उस टर्म के लिए लीज फाइनेंसिंग हो जाएगी। ठीक है, और मिस्टर ए कहलाएंगे लेसर, और एबीसी लिमिटेड क्या कहलाएगी? लेसी। ठीक है, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया। मतलब मिस्टर जो एबीसी लिमिटेड है उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपके वो पैसे 2 लाख तो थे नहीं, लेकिन 2 लाख से जो चीज़ खरीदते वो मिल गई इनको। ठीक है, एबीसी लिमिटेड को, तो इनडायरेक्ट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया, और तुरंत का तुरंत 2 लाख ह्यूज कैपिटल आउटले करने से ये बच गए। ठीक है, तो ये आपका सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग हो गया। इसको हम देखते हैं, इसमें देर आर टू प्रिंसिपल पार्टीज टू एनी लीज ट्रांजैक्शन एज अंडर। किसी भी लीज ट्रांजैक्शन में 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर यानी जो असेट का ओनर होता है, हु इज एक्चुअल ओनर ऑफ द इक्विपमेंट परमिटिंग यूज टू द अदर पार्टी ऑन द पेमेंट ऑफ अ पीरियोडिकल अमाउंट। ठीक है, रेंट के पेमेंट के बदले वो राइट टू यूज दे देता है। ठीक है, जो असेट का ओनर होता है वो राइट टू यूज दे देता है लेसी को। लेसी क्या होता है? लेसी हु एक्वायर्स द राइट टू यूज। ठीक है, लेसर एक्चुअल ओनर होगा, और लेसी क्या होगा? जो राइट, जो अधिकार लेता है उस इक्विपमेंट का या उस असेट का यूज करने का। ठीक है, ऑन पेमेंट ऑफ अ पीरियोडिकल अमाउंट, रेंट के बदले, रेंट पे करने के बदले। सो these were the sources, the long term sources of finance. In the next part of the video I will cover the remaining short term sources of finance. So like this video, share it to your friends and subscribe the channel.